नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं, जो कि 12 से लेकर 35 तक हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल अधिकार जो है संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक हैं। यह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्यों के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया फंडामेंटल का मतलब। और आगे देखते हैं जो संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं फंडामेंटल के राइट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान के भाग, जो कि मैंने बताया था कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अब ये मैग्ना कार्टा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैग्ना कार्टा जो है वो अधिकारों का एक घोषणा पत्र है, यानी एक डिक्लेरेशन है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। कैसा पत्र था? लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1779 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया था। तो ये मैग्ना कार्टा का मतलब हो गया। आगे देखते हैं, संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति, यानी न्यायोचित प्रकृति का मतलब क्या है? न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि पार्ट 3 में दिए गए हैं, तो वो कैसे हैं? वो न्यायोचित हैं। ठीक है, तो यानी इन्फोर्सेबल है बाय द कोर्ट, यानी न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। आगे देखते हैं, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी जो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7 थे, जो वर्तमान में केवल 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को, यानी जो संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट में आता था। तो जो अनुच्छेद 19 का और इसका उपबंध है ये, वह अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर अब अनुच्छेद जो है 300A में पहुंचा दिया गया है, जो कि ये लीगल राइट हो गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो है 300A में पहुंचा दिया गया है और एक लीगल राइट बन गया है। आगे देखते हैं, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वह सशक्त नागरिकों का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। अब इनके बारे में हम विशेषताएं जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल अधिकार जो है न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो न्यायालय जा सकता है। और मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इस प्रकार हैं कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जा सकते हैं। यानी अगर किसी भी तरह का कोई हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है।
मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्यों द्वारा युक्त निर्बंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। कितने आर्टिकल, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये अनुच्छेद 368 जो है इसके तहत संविधान में संसद को शक्ति दी गई है तो उसमें क्या है, समय आने पर उसमें अनुच्छेद मतलब संशोधन कर सकती है, उससे घटा बढ़ा सकती है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 के दौरान है ना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत अगर ये लगता है राष्ट्रीय आपातकाल तो उसमें आर्टिकल 20 छोड़कर और 21 छोड़कर सारे अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पार्ट 3 में है और आर्टिकल जो हैं वो 12 से लेकर 35 तक हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 है जो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 13 है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। तो एक है अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 के संबंध में। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधियों के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट करने वाले सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कौन से हैं? तो एक आच्छादन का सिद्धांत है, पृथकीकरण का सिद्धांत है, एक है आदित्याग का सिद्धांत। आगे देखते हैं। अब जो राइट टू इक्वेलिटी का आर्टिकल है वो कहाँ से आया है? वो 14 से लेकर 18 तक का है। उसमें सबसे पहले 14वां देख लेते हैं। ये विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण में अंतर। फिर ये है विधि के समानता के अपवाद भी दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन हम अनुच्छेद की बात कर रहे हैं। अब अनुच्छेद 15 का देख लेते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेद नहीं करेगा, यानी उसमें भेदभाव नहीं करेगा। 16 वाला देख लेते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि इसमें बोलते हैं कि किसी भी लोक नियोजन मतलब पब्लिक, जो इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई पब्लिकली किसी भी प्रकार का अवसर की समानता में मतलब किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी अवसर की समानता की जाएगी उसके साथ। फिर अनुच्छेद है 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नहीं किसी भी प्रकार का किसी के साथ अस्पृश्यता छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, है ना। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम जो है 1922 में आता है, 1900 से लेकर 2200 तक है। इसमें 5 प्रकार की फ्रीडम आ जाती हैं, 5 टाइप्स आ जाती हैं। जैसे अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है राइट टू लाइफ, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे देखते हैं 21 में दूसरा और दिया गया है, तो ये है कि अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के फैसले दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 21 का है जो वो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। आगे देखते हैं 22 देख लेते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आगे देखते हैं जो थर्ड जो आर्टिकल है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 प्रकार के आ जाते हैं, अनुच्छेद 23 है और एक 24 है।
ठीक है। तो और दूसरा नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 आ जाएगा, यानी इसमें दो दो चार तरह के इसमें आर्टिकल आ जाएंगे। तो ये है कि 25 आर्टिकल 25 का कहता है अंतःकरण की और धर्म के अपवाद अवाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नेक्स्ट है 29 क्या कहता है, 29 से 13 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो 29 है अल्पसंख्यक अधिकारों के हितों का संरक्षण। ये यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से ये आर्टिकल का पूछा गया था। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और नेक्स्ट है 31 का संपत्ति का अनिवार्यता अर्जन। और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल आ जाता है, और जो कि 32 है आर्टिकल ये। और अगर यूपी की बात करें, स्टेट की बात करें, तो स्टेट में 326 वाला जो है हाई कोर्ट उसको देखता है। तो ये रिट हैं 5 प्रकार की। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट जो हैं वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगती हैं। तो दोस्तों ये थे फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल सहित मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहें, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करते रहिए।